हम इन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स पढ़ रहे हैं। इन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स में आगे चलते हैं। आगे है कि आप जाके सेल्स टैक्स में पढ़ेंगे या सेल्स टैक्स में थोड़ा सा आप इस चीज से वाकिफ होंगे कि एक हमारी गुड्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं थर्ड स्केड्यूल आइटम्स, या जिन्हें हम रिटेल आइटम्स कहते हैं, जो हम जो हम क्या कर रहे होते हैं, जो हम रिटेल प्राइस के ऊपर सेल कर रहे होते हैं, हम रिटेल प्राइस के ऊपर बेच रहे होते हैं। अब ये जब हम रिटेल आइटम्स बेचते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा आपकी जो FMCGs होती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वगैरह जो होती हैं, ये डब्बे पे लिखी होती हैं, इस तरह की चीजें जब आप ये बेच रहे होते हैं तो इसके ऊपर जो मैन्युफैक्चर होता है वो कमीशन भी पे कर रहा होता है। अब उस कमीशन के ऊपर क्या करनी है, हमने बात करनी है। कहता है कोई भी अमाउंट ऐसी है जो आपने अगर कमीशन पे की है या पेएबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट लिस्टेड इन थर्ड स्केड्यूल, जो थर्ड स्केड्यूल आइटम्स थी उनके बदले में बेचने के लिए आप कमीशन पे कर रहे हैं, तो वो कमीशन जो है वो आपको कितनी अलाउ है कि आप वो सिर्फ 0.2% ऑफ वैल्यू की कमीशन जो है पे कर सकते हैं। अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड है, ATL में उसका नाम है, फिर तो आप उसको जितनी मर्जी कमीशन पे कर दें। लेकिन अगर एक बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, वो उसका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नाम नहीं है, वो ATL में नहीं आ रहा, तो फिर आप उसको मैक्सिमम 0.2% की कमीशन पे कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा पैसे पे करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपको डिसअलाउ हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मिस्टर अख्तर लावा इज सेलिंग जूस प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन थर्ड स्केड्यूल ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। वो कोई जूस प्रोडक्ट्स बेच रहा है जो थर्ड स्केड्यूल में क्या है, लिस्टेड है, जो थर्ड स्केड्यूल में गिवन है। He has provided you the following details for tax year 2023। उसने टैक्स ईयर 2023 के लिए कुछ आपको ये डिटेल्स गिवन की हैं कि उसने टोटल सेल्स की हैं 5 मिलियन की, और इसने जो कमीशन पे की है कितनी है, 1.5 लाख की। हमने इसकी इनकम कैलकुलेट करनी है। एक अजम्पशन लेनी है, क्या इस बंदे का नाम ATL में है तब, और दूसरी अगर इस बंदे का नाम ATL में ना हो तब क्या अजम्पशन होगी। तो अगर इस बंदे का नाम ATL में है, मतलब ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है, फाइलर है और रजिस्टर्ड है, फिर जब हम इसकी इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम सेल्स ले लेंगे। सेल्स कितनी आई है जी, इसकी 5 मिलियन की सेल्स आएंगी, वही आ जाएंगी। और जो इसने ये कमीशन पे की होंगी ये हम क्या कर देंगे, एज इट इज लेस करवा देंगे। इसकी नेट इनकम कितनी आ जाएगी, 4850,000, ये इसकी क्या कहलाएगी, इनकम कहला रही होगी। लेकिन अगर सेकंड सिनेरियो देखें कि अगर इस अख्तर लावा का नाम ATL में नहीं है, अगर ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, इसका नाम वहां पे नहीं है, फिर क्या होगा, फिर हम एक्सपेंस तो लेस करने जाएंगे, फिर सारा एक्सपेंस हम लेस नहीं कर पाएंगे। हमारी सेल्स आ जाएंगी, सेल्स कितनी होगी, 5 मिलियन की होगी, हम वो लिख लेंगे। और उस सेल्स में से हमने क्या करनी है, हमने लेस करनी है ये इसने जो कमीशन पे की है। कमीशन किस चीज के लिए, जो थर्ड स्केड्यूल आइटम थी उसके लिए। अब इस कमीशन में हम क्या लेंगे, रूल लगाएंगे एक्चुअल कमीशन। एक्चुअल कमीशन कितनी इसने पे की है, 1.5 लाख रुपया वो, और लेंगे 0.2% ऑफ टोटल सेल्स। इस 5 मिलियन का 0.2% क्या होता है, 1 लाख। अब इसमें से लोअर कौन सा है, लोअर 1 लाख है, तो अब ये 1 लाख तक ही क्लेम कर सकेगा। इसका मतलब इसकी इनकम कितनी बनेगी, 4.9 मिलियन बनेगी। इट मींस इसका एक्चुअल कमीशन पे की है 1.5 लाख, लेकिन 0.2% कितना बना, 1 लाख बना। तो कितनी अमाउंट हमने इसको डिसअलाउ कर दी है, 50,000 की रकम जो है वो हमने इसको डिसअलाउ कर दी है। बिकॉज अगर इसका नाम ATL में नहीं है और इसने इतनी कमीशन पे कर दी है, तो ये हमने क्या कर दी है, उसको डिसअलाउ कर दी है। आगे है जी एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स। एंटरटेनमेंट किसे कहते हैं, एंजॉय करना, पार्टीज करना, फंक्शंस करना। तो इसके ऊपर आपके कोई इस तरह के एक्सपेंडिचर्स वगैरह इनकर हो रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स कहलाने हैं। अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर्स किए हैं अपने बिजनेस में एंटरटेनमेंट के ऊपर, मतलब एम्प्लॉयज को चाय पानी पिला दिया है, ईद मिलन पार्टी जो है वो कर दी है, ये अगर सब कुछ किए हैं तो ये आपने क्लेम करने हैं। अब ये क्लेम करने का असूल क्या होगा, ये क्लेम करने का रूल क्या होगा, उसे क्या करना है, उसे अब हमने यहाँ पे देखना है। वो कहता है जी अगर इनके मुताबिक आपके एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं तो आप वो क्या कर सकते हैं, आप उन्हें क्लेम कर सकते हैं। अगर इन चीजों के मुताबिक आपके एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको क्लेम कर सकते हैं।
और ये जो है एज इट इज क्या है, एज इट इज आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि बताएं जी कौन कौन से एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर जो है आप क्लेम कर सकते हैं और किस लिमिट में रह के आप क्लेम कर सकते हैं। ये पेपर में आपके साथ एज इट इज क्वेश्चन भी आते हैं। कहते हैं जी कोई भी एक्सपेंडिचर जो एंटरटेनमेंट में हुए हैं जिससे आप इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्न कर रहे हैं वो आपके इनकम का पार्ट बनेंगे, बट वो इसमें से होने चाहिए इस लिमिट के मुताबिक। क्या कि अगर वो एक्सपेंडिचर्स आपने पाकिस्तान में किए हैं, सच एक्सपेंडिचर्स जो एंटरटेनमेंट पे कर रहे हैं, चाय पानी पिला दिया, बोतल पिला दी, जूस पिला दी, देगे ले आए हैं, ये एक्सपेंडिचर्स जो हैं ये पाकिस्तान में होने चाहिए। अगर पाकिस्तान में नहीं हुए, पाकिस्तान से बाहर हुए, इफ दीज एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड आउटसाइड पाकिस्तान, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेट होने चाहिए, उसका ताल्लुक बिजनेस के साथ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप गए हैं, आपने कोई मशीन लेनी थी, इस तरह कुछ लेना था, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना था, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, तो वो आपके एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। यहाँ अगर कोई भी एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो हेड ऑफिस ने एलोकेट कर दिए कि यार ये बंदा बाहर जा रहा है, ये वहां पे रहे, जो मर्जी करे, इतने खर्चा जो है इसको एलोकेट कर दो, इतना खर्चा ये कर सकता है, तो जो खर्चा इसको एलोकेट किया जाएगा, जो खर्चा इसका एलोकेटेड होगा, वही क्या होगा, इसका एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा कि इतने हेड ऑफिस के खर्चे जो है थे वो इसके लिए क्या कर दिए हैं, एलोकेट कर दिए। जो खर्चे हेड ऑफिस ने एलोकेट कर दिए होंगे वही क्या करेगा, वो एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर क्लेम कर सकेगा पाकिस्तान से बाहर। अगर कई खर्चे पाकिस्तान में हो रहे हैं, अगर फॉरेन कस्टमर्स आते हैं या आपके पास सप्लायर्स आते हैं, उनकी एंटरटेनमेंट के ऊपर उन्हें चाय बोतल पिलाने के लिए रिहाइश दे दी, खाना खिला दिया, उनके ऊपर खर्चे वगैरह कर रहे हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं। अगर कस्टमर्स की या क्लाइंट्स की ऊपर आप खर्चे कर रहे हैं, कौन किसके ऊपर, बिजनेस प्रेमिसेस के ऊपर, किनके ऊपर, बिजनेस प्रेमिसेस के ऊपर, कि आपकी दुकान पे आए हैं, आपके बिजनेस में आए हैं, आप उनको चाय पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, ये उनकी एंटरटेनमेंट है, तो इसके ऊपर जो खर्चे वगैरह कर रहे हैं ये क्या हो सकते हैं, आपके क्लेम हो सकते हैं। उसके अलावा अगर शेयर होल्डर मीटिंग होती है, एजेंट्स की मीटिंग होती है, डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, एम्प्लॉयज की मीटिंग होती है, उसके ऊपर आप खर्चा वगैरह कर रहे हैं, देगे वगैरह, इस तरह की तमाम चीजें, ये भी आप क्लेम कर सकते हैं। या अगर आपके कोई ब्रांचेस वगैरह ओपनिंग हो रही हैं, ब्रांचेस ओपनिंग के वक्त अगर आप खर्चा वगैरह कर रहे हैं, वो भी क्या है, आपको अलाउ है। तो इनके मुताबिक अगर आपके खर्चे हो रहे हैं तो ये आपको अलाउ है, आप इन्हें क्या कर सकते हैं, आप इन खर्चों को क्लेम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर शामिल है 1,28,000 रुपए के, जो फॉरेन कस्टमर्स की अराइवल के ऊपर हमने क्या किए थे, पे किए थे, तो हमने इनको बिजनेस एक्सपेंस क्लेम किया हुआ है। तो टैक्स वाले भी कहते हैं कि अगर आपने फॉरेन कस्टमर्स के ऊपर खर्चे वगैरह किए हैं, आप क्लेम कर सकते हैं, तो सही क्लेम किए गए हैं, हमें कोई चीज़ डिसअलाउ नहीं होगी। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑफ 1,30,000 इनकर्ड बाय डायरेक्टर फॉर पर्सनल होटलिंग पर्पस, उसने अपनी पर्सनल होटलिंग के लिए जो खर्चे किए हैं वो उसने बिजनेस एक्सपेंस चार्ज किया हुआ है। अभी बिजनेस का एक्सपेंस चार्ज हुआ है, इसका ताल्लुक बिजनेस एक्सपेंडिचर के साथ नहीं है, तो ये जो 1,30,000 है ये कभी भी अलाउ नहीं होगा, आप इसे कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये क्या करना पड़ेगा, ये आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, बिकॉज ये इन रूल्स की वायलेशन की तरफ है, ये इन रूल्स की वायलेशन हो रही है, दैट्स वाई आप इसे कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद कोई भी अनअप्रूव फंड होता है, जैसे हमने अनअप्रूव पेंशन फंड पढ़ा हुआ है, अनअप्रूव प्रोविडेंट फंड पढ़ा हुआ है, या अनअप्रूव सुपर एनुएशन फंड पढ़ा हुआ है, अगर इन फंड्स में हमने कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट की है अनअप्रूव फंड में, तो वो हमें बिजनेस एक्सपेंस अलाउ नहीं होती। अप्रूव फंड में अगर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो सिर्फ वही क्या होगी, आपको अलाउ होगी। ये कहते हैं फंड बनाओ, अप्रूव कराओ, जो तुम कंट्रीब्यूशन कर रहे हो वो हम तुम्हें अलाउ कर देंगे, हम तुम्हें क्लेम करने देंगे। अगर तुमने उसको अनअप्रूव रखा हुआ है तो फिर आप उसे क्लेम नहीं कर सकते। उसके अलावा जो भी आपका अप्रूव ग्रेच्युटी फंड होगा, अप्रूव पेंशन फंड होगा, या अप्रूव सुपर एनुएशन फंड होगा, अप्रूव फंड, अगर इसमें आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और वो हर साल कंट्रीब्यूशन टोटल फंड के 50% से ज्यादा है, मतलब फंड में बैलेंस पड़ा हुआ है 1 मिलियन का अप्रूव फंड में, और आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 5,50,000 रुपया इस साल, तो ये 50% से ज्यादा की है,
तो जितना 50% से ज्यादा किया, मतलब ये 50,000 जो आपने इन एक्सेस पे किया है, ये क्या हो जाएगा, ये आपको डिसअलाउ हो जाएगा, आप इसे कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम आप टोटल फंड का 50% तक ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो आपको अलाउ नहीं होगा। उसके बाद है, अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं किसी भी प्रोविडेंट फंड में या कोई भी ऐसा फंड जो एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स के लिए बना हुआ है, तो उस फंड की कंट्रीब्यूशन आप क्लेम कर सकते हैं, आपको अलाउ हो सकती है। कब, किस कंडीशन पे, कि जब आप ये चीज को मेक श्योर कर दें कि जब आप इस फंड में से पेमेंट करेंगे, जब आप इस फंड में से पेमेंट करेंगे, अगर आप इस चीज को मेक श्योर कर रहे हैं कि आप इस प्रोविडेंट फंड से या इस सुपरएनुएशन फंड से जब भी एम्प्लॉय को पे करेंगे, तो पे करते हुए आप टैक्स विदहेल्ड कर लेंगे, या आपका इतना इफेक्टिव मैकेनिज्म है जो ये चीज बता रहा है कि जब भी आप एम्प्लॉयज को इन फंड से पेमेंट करेंगे तो आप टैक्स को विदहेल्ड कर लेंगे। अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल कर देते हैं तो फिर आपको ये भी जो है अलाउ हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल है, सैलरी एक्सपेंसेस में पेमेंट शामिल है जो अप्रूव पेंशन फंड में आपने की है 5 लाख की, और ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई इफेक्टिव अरेंजमेंट्स नहीं है कि जब वो 5 लाख पे करेंगे एम्प्लॉय को तो वो टैक्स विद हेल्ड कर लेंगे। अब बेशक फंड अप्रूव्ड है, बेशक आपने पेमेंट किया, लेकिन आपके पास इफेक्टिव अरेंजमेंट्स मौजूद नहीं है टैक्स को विद हेल्ड करने के लिए, तो फिर आप कभी भी इस 5 लाख को अपना बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद कोई भी फाइन, कोई भी पेनल्टी जो आपने लॉ की वायलेशन में या रूल्स या रेगुलेशन की वायलेशन में आपने पे की है, आप उसे भी कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। आपने टैक्स लेट पे किया, डिफॉल्ट से चार्ज पड़ गया, कानून की खिलाफ वर्जी कर दी है, इस तरह की चीजें होंगी जिस पे लॉ के अगेंस्ट गए हैं, वो जो वायलेशन होगी वो कभी भी आप क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, बिजनेस पेनल्टीज आपको अलाउ है, मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाया, उसने केस कर दिया और केस करके उससे डैमेजेस ले लिए, तो जो यहाँ पे डैमेजेस लिए जाएंगे, जो ये पेनल्टी होगी, ये अलाउ होगी, लेकिन जो लॉ के वायलेशन में है वो कभी भी अलाउ नहीं होगी। जैसे है जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड 45,000 पेड एज अ फाइन फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर फॉर डिले इन सप्लाई ऑफ गुड्स। अब ये कस्टमर के साथ है, ये बिजनेस पेनल्टी है, ये अलाउ है, आप इसको अपना बिजनेस एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। कहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड पेनल्टी ऑफ रुपीज 25,000 इम्पोज बाय कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू फॉर लेट फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। आपने रिटर्न लेट फाइल की थी और उसके से आपको मतलब डिफॉल्ट किया, 25,000 रुपया पेनल्टी पड़ गई। ये जो पेनल्टी है ये वायलेशन ऑफ लॉ है, आपने कानून की खिलाफ वर्जी की थी, तो इस 25,000 को आप कभी भी अपना एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा जितने भी पर्सनल एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो आपकी ज़ात के ऊपर हुए, जिनका बिजनेस का ताल्लुक नहीं है, वो भी आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। जैसे एडमिन एक्सपेंसेस में 1,30,000 शामिल है जो डायरेक्टर ने अपने पर्सनल होटल पे किया है, ये उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर्स है, आप इसे कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। उसके अलावा कोई भी अमाउंट जो आप रिजर्व फंड में ले जाते हैं, कैपिटलाइज कर लेते हैं, सिंकिंग फंड वगैरह में ले जाते हैं, आप इसे भी कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। इवन इसके अलावा जो अनरियलाइज्ड गेन होते हैं या अनरियलाइज्ड लॉसेस होते हैं, आप उन्हें भी नहीं क्लेम कर सकते। मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस का टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इम्पेयरमेंट लॉस का टैक्स में कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। उसके अलावा एक एओपी है या एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका मेंबर ए है, मेंबर बी है, मेंबर सी है। अगर ये बिजनेस मेंबर ए को, मेंबर बी को, मेंबर सी को, अपने मेंबर्स को सैलरी पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, कमीशन पे कर रहा है, इस तरह के एक्सपेंडिचर्स जो आप अपने मेंबर्स को पे कर रहे होते हैं, आप कभी भी उन्हें बिजनेस एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। वो तो अपने मेंबर को दिए, वो तो उनके प्रॉफिट में एडजस्ट होने चाहिए, तो ये कभी भी आपका बिजनेस एक्सपेंस क्लेम नहीं हो सकता। तो कोई पेमेंट, कोई सैलरी, कोई कमीशन जो एओपी अपने मेंबर्स को कर रही है वो उसे क्लेम नहीं कर सकते। ये एक एओपी है, ये एक मेंबर ए है, मेंबर ए ने अपना
कोई प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे दी है एओपी को, जिसके ऊपर एओपी वर्क कर रही है, काम कर रही है, और एओपी इसका रेंट किसे पे कर रही है, मिस्टर ए को। यहाँ पे जो एओपी है वो रेंट की पेमेंट कर रही है, जो इसने यहाँ से जमीन ली हुई है। क्योंकि रेंटल पेमेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसको अलाउ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसने अपनी जमीन दी है किराए के ऊपर, उसके ऊपर काम किया जा रहा है, तो इसलिए जो भी जमीन दी होगी उसका रेंट जो होगा वो एओपी बिजनेस एक्सपेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन मेंबर्स को प्रॉफिट देना, सैलरी देना, कमीशन देना, ये कभी भी क्लेम नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल है, सैलरी एंड वेजेस इंक्लूड सैलरी पेड बाय एओपी टू मिस्टर रशीद एंड मिस्टर हमीद ₹50,000 एंड 35,000 पर मंथ। एक एओपी है, वो अपने मेंबर्स रशीद और हमीद को 50 और 35,000 पर मंथ पे कर रही है, और 25,000 पर मंथ पे कर रही है अता को, जो रशीद का बेटा है, हु इज वर्किंग एज मैनेजर ऑफ द फर्म, जो फर्म का मैनेजर है। पार्टनर ये दोनों में, ये बंदा मैनेजर है। अब जो हमीद को पेमेंट की, रशीद को पेमेंट की है, मतलब जब 85,000 है, ये कभी भी बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर क्लेम नहीं हो सकता। हाँ, अता जो है वो कोई पार्टनर नहीं है, वो तो मैनेजर है। इसको जो 25,000 पे कर रहे हैं वो आपका बिजनेस एक्सपेंस है, इसे क्या कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी हमने पेमेंट करनी है ना, पेमेंट करनी है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो कैश में पेमेंट कर दें, अगर कैश में पेमेंट नहीं कर सकते तो क्या करें, थ्रू बैंक क्या कर दें, पेमेंट कर दें, यही ऑप्शन है। अब बताएं, जब पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान में हर बंदा बैंकिंग की पेमेंट कर, बैंकिंग चैनल से पेमेंट लेते हैं? क्या हर बंदा रेडिली अवेलेबल होता है कि यार आप उसको चेक दें और वो कह रही आंधे और चेक एक्सेप्ट कर लेंगे? अब कैश में आप पे कर नहीं सकते, आप क्या करेंगे, नॉर्मली कैश में पे करने जाएंगे। कैश में पेमेंट बड़ी मजे की होती है, एक्सेप्टेबल होती है। लेकिन आप कैश में पेमेंट करते हैं ना, यहाँ पे आ जाती है एफबीआर। वो कहते हैं कि भाईजान कैश में हम आपको पे नहीं करने देंगे, आपने पेमेंट करनी है, आपने कोई भी एक्सपेंस पे करना है, आपने कोई भी खर्चा पे करना है, आप क्या करें, आप बिजनेस के बैंक अकाउंट से पकड़ें और बिजनेस के बैंक अकाउंट से क्या करें, आप पेमेंट करें। मीन्स वो कहता है कि आप चेक के जरिए पेमेंट करें, और चेक भी कौन से होने चाहिए, क्रॉस चेक होने चाहिए। अब ये एफबीआर कह रहा है कि पेमेंट जब भी करनी है थ्रू बैंकिंग चैनल ही करनी है। अगर आप बैंकिंग चैनल के जरिए पेमेंट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, आप एक्सपेंस नहीं क्लेम कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की है 6 लाख रुपए की, और आपने अगर ये 6 लाख की सैलरी पे कर दी है उसको कैश की फॉर्म में, आप इस 6 लाख को अपना कभी भी बिजनेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते, वो नहीं करने देंगे। क्योंकि भजन वजह क्यों क्लेम करने, तबीयत तुम्हारी ठीक है, जब हमने तुम्हें मना कर दिया है तो तुम कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। तो ये मसला है, ये मसला है। अब पेमेंट्स हमने करनी है बैंकिंग चैनल के जरिए, बैंक टू बैंक पेमेंट करेंगे। आप बैंक टू बैंक पेमेंट करेंगे, जितनी मर्जी पेमेंट कर दें वो आपको अलाउ है। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है पाकिस्तान में कि हम हर पेमेंट बैंक से ही करें? हमें कैश में पेमेंट भी करनी चाहिए। अब कैश में पेमेंट करने के लिए कोई बीच का रास्ता जो है वो इन्होंने निकाल के दे दिया। वो कहते हैं अगर तुमने कैश में पेमेंट करनी है, अगर कैश पेमेंट करनी है तो फिर तुम क्या कर सकते हो। तो वो कहते हैं जी पेमेंट करनी है, आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। कैश में पेमेंट आपको अलाउ जो है वो की जा सकती है ओनली इन 2 सिनेरियोस। वो क्या है कि अगर आप कोई भी वन टाइम पेमेंट कर रहे हो, कोई भी वन टाइम पेमेंट कर रहे हो, एक पेमेंट कर रहे हो, 25,000 तक की जो है आप कैश में अमाउंट पे कर सकते हो। कितनी? 25,000 तक की जो है आप कैश में पे कर सकते हो। 25,000 से ऊपर की कोई रकम पे करनी है तो बैंक के जरिए पे करनी है। 25,000 से ऊपर की पेमेंट करनी है तो वो कैश में नहीं कर सकते। कोई पेमेंट 25,000 तक की है तो वो क्या कर सकते हैं, आप वो कैश में पे कर सकते हैं।
ये वाला पॉइंट क्लियर है। और अगर आपने कोई अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, अगर आपने कोई अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, जैसे जैसे स्टेशनरी का अकाउंट है, अकाउंट मेंटेन, जस्ट टेक एन एग्जांपल, स्टेशनरी का अकाउंट है। अब स्टेशनरी आप जनवरी में परचेज कर रहे हैं, फेब में परचेज कर रहे हैं, मार्च में एंड सो ऑन परचेज करते हैं, तो आपने ये उसका एक टी अकाउंट बनाया हुआ है, ऐसे ही है। अगर कोई अकाउंट आपने बनाया हुआ है, उसका अगर टोटल बैलेंस, एग्रीगेट बैलेंस साल का, मतलब साल की सारी ट्रांजैक्शंस को जमा करते हैं, वो 2.5 लाख तक है, 250 लाख से क्रॉस नहीं की, तो फिर कोई एक आधी पेमेंट या 3-4 पेमेंट ऐसी थी जो 25,000 से ऊपर थी, तो वो क्या हो जाएंगी, आपको अलाउ हो जाएंगी, वो आपको डिसअलाउ नहीं होंगी। इस एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल, एक अकाउंट आपने मेंटेन किया है, किसी भी एक्सपेंडिचर का अकाउंट ले लें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, ठीक है। जनवरी में पेमेंट की आपने 20,000 रुपए की, और ये सारी पेमेंट आप किस में कर रहे हैं, आप कैश में कर रहे हैं। 20 की पेमेंट की, 22 की पेमेंट की, 25 की पेमेंट की, 30 की पेमेंट कर दी है, और ये सारी पेमेंट्स कैश में हो रही हैं। एक पेमेंट आपने कर दी 40 की, फिर ये कर दी आपने 20 की, फिर आपने पेमेंट कर दी 27 की, फिर आपने पेमेंट कर दी 30 की, फिर आपने पेमेंट कर दी 20 की, और यहाँ पे पेमेंट कर दी 5,000। अच्छा, अब देखिए, ये एक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन्ड है, और इस अकाउंट की सारी पेमेंट्स हम किस में कर रहे हैं, इस अकाउंट की सारी पेमेंट्स हम कैश में कर रहे हैं। रूल क्या था कि आप कोई पेमेंट जो है 25,000 तक की कैश में एक पेमेंट कर सकते हैं, आपको वो अलाउ है, आपको डिसअलाउ नहीं की जाएगी। अभी देखो, ये पेमेंट 20,000 रुपए की है, क्या ये इस रूल के तहत अलाउ है कि नहीं है। ये 22 की है, 25 से कम है, ये भी अलाउ है। ये 25 की है, ये भी अलाउ है। तो क्या हमने यहाँ पे कोई वायलेशन की है, हमने कोई वायलेशन नहीं की। 25,000 तक की कैश में पेमेंट करनी थी, ये 25,000 तक की ही है, मैंने कैश में ही पे किया है, तो ये क्या हो गया, मुझे अलाउ है, मैं इसे क्लेम कर सकता हूँ। हम आते हैं यहाँ पे, ये पेमेंट की है अप्रैल में 30,000 की, और ये किस में कर दी है, कैश में। तो क्या ये पेमेंट वायलेशन नहीं हुई, वायलेशन हुई है, आपने स्टार कर लिया। अगली पेमेंट देखी 40 की, ये भी कैश में, ये भी हमने इस रूल को वायलेट कर दिया, ये ठीक था, अब ये भी वायलेट किया, ये भी वायलेट किया। अब ये कहेगा कि अल्लाह के बंदो, हमने तुम्हें कहा था कि 25,000 तक की पेमेंट जो है वो कैश में कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये पेमेंट 25 से ऊपर की, 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 4 पेमेंट ऐसी हैं जो 25 से ऊपर की हैं, और ये तुमने कैश में पे की हैं। तो अब ये टेक्निकली क्या होनी चाहिए, डिसअलाउ होनी चाहिए, ये हम तुम्हें क्लेम नहीं करने देंगे। हम उसे कहेंगे, रुको जरा, सब्र करो, तुम्हारा रूल क्या कहता है, तुम्हारा रूल क्या कहता है कि अगर तुमने कोई अकाउंट मेंटेन किया है, अगर ये कोई अकाउंट है, अगर इसका एग्रीगेट बैलेंस 2.5 लाख तक है, अगर इसका टोटल बैलेंस 2.5 लाख तक है, तो उस अकाउंट में अगर कोई पेमेंट 25,000 से ऊपर की हो भी गई है और कैश में हो गई है, तो वो डिसअलाउ नहीं होगी, तो वो हमें अलाउ हो जाएगी। अब चूंकि इसका टोटल 2,40,000 के करीब बन रहा है, और 4 पेमेंट्स हमने 25,000 से ऊपर की हैं, तो ये हमें क्या हो जाएंगी, अलाउ हो जाएंगी। अगर इसका टोटल 2,70,000 बन रहा होता, या 2.5 लाख से ऊपर बन रहा होता, तो फिर हमने जितनी पेमेंट्स की हुई की थी अबव दैट लिमिट, वो हमें क्या हो जानी थी, डिसअलाउ हो जानी थी। तो ये रूल है
कि वन टाइम पेमेंट जो है 25,000 में आप क्या कर सकते हो, और अगर एक अकाउंट मेंटेन किया है, उस अकाउंट का अगर बैलेंस एग्रीगेटिवली 2.5 लाख तक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप उसमें पेमेंट्स जो है वो कैश जितनी मर्जी कर दें, वो आपको डिसअलाउ नहीं होंगी। उसके अलावा अगर आप एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, बिल्स की पेमेंट, यूटिलिटी बिल्स, फ्रेट, ट्रैवल फेयर, पोस्टेज या टैक्सेस, ड्यूटीज, फी या फाइन, या इस तरह कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे कोई सरकारी फी पे करनी है या कोई लीगल फी पे करनी है, अगर इस तरह की कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अगर आप पे कर रहे हैं, तो ये जितने मर्जी हो ये आप कैश में पे कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपको अलाउ हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पेमेंट या इररिस्पेक्टिव ऑफ योर अमाउंट। से एग्जाम्पल देखते हैं। तो टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर जो है इस साल के 4,50,000 के हैं, और सारी पेमेंट जो है वो आपने क्रॉस चेक के जरिए की हैं, एक्सेप्ट 40,000। 40,000 जो है और 9,000 जो है वो आपने कैश में किया। अब टोटल अकाउंट भी 2.5 लाख से ऊपर का है और ये पेमेंट भी वायलेशन हुई है, तो ये हमें क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। 9,000 की पेमेंट जो है वो 25,000 से कम ही है, तो वो कैश में हमें अलाउ हो जाएगी। फर्दर टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर जो है तो 2,49,000 है, तमाम पेमेंट क्रॉस चेक में की हैं, 20,000 और 9,000 कैश में की हैं, तो किसी चीज की वायलेशन ये नहीं हुई, तो कोई चीज डिसअलाउ नहीं होगी। फ्रेट हमने पे किया 1.5 लाख रुपए का, सारा सारा कैश में पे किया, ये हम कैश में पे कर सकते हैं, कोई चीज हमें डिसअलाउ नहीं होगी। कंपनी ने कंपनी का डायरेक्टर है, उसने कंपनी के प्रिंटिंग चार्जेस पे किए हैं 1.5 लाख रुपए अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से, तो उसने पर्सनल अकाउंट से पेमेंट की, और हमने कहा था कि आपने हमेशा पेमेंट जो है वो बिजनेस के बैंक अकाउंट से करनी है। क्योंकि उसने पेमेंट पर्सनल अकाउंट से कर दी है, इसलिए वो क्या हो जाएगी, उसको डिसअलाउ हो जाएगी, वो क्लेम नहीं कर पाएगा।